नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। मेन एग्जाम की जब आप तैयारी करते हैं तो मेन एग्जाम में लगभग सभी सिविल सर्विसेज एग्जाम में या अन्य कुछ एग्जाम में एक आपका पेपर होता है निबंध का। अंग्रेजी में इसको एसे कहते हैं। कई जगहों पर ये जब पेपर आपको मिलता है तो केवल हिंदी में निबंध लिखना होता है, वहां पर और दूसरी भाषा में आप लिख भी नहीं सकते, देवनागरी लिपि में आपको लिखना होता है। हिंदी निबंध करके ये टॉपिक ही होता है। तो इस निबंध को जब आप लिखने चलते हैं, खास करके जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी परीक्षाएं नहीं दी हैं या उन्होंने अभी लिखा नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है, कई परीक्षाएं दे चुके हैं लेकिन निबंध वो लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो कई समस्याएं उनके सामने आती हैं। हिंदी निबंध के कुछ अलग चैलेंज है। जिन्होंने अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई की है तो अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई करने के बाद में उनको लगता है कि हिंदी में लिखना उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि और सारा पेपर वो इंग्लिश मीडियम में कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर इंग्लिश मीडियम में पढ़ लेते हैं। लेकिन जब हिंदी की बात आती है, हिंदी निबंध की बात आती है, तो उसमें उनको समस्या होती है। तो आज की जो क्लास है इसमें निबंध से संबंधित कुछ डाउट जो होते हैं, आज मैं कोई निबंध आपको बताने नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं कुछ जो लगभग सबकी कॉमन समस्याएं हैं। निबंध है क्या? सब लोग जानते हैं कि एक ऐसी गद्य लेखन विधा है जिसके अंतर्गत आप स्वतंत्र रूप से लेखन करते हैं। और निबंध का शाब्दिक अर्थ भी होता है जिसमें कोई बंधन ना हो। लेकिन बंधन ना होना कहां तक ये सच है? नाम तो है इसका निबंध, लेकिन आपको एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक पर आपको निबंध लिखना होता है, तो बंधन तो हो ही जाता है कि उस टॉपिक पर बंध कर आपको लिखना है। तो बंधन ना होना तो ठीक है, लेकिन टॉपिक देने के बाद बंधन हो जाता है। और क्या लिखें, ये भी एक समस्या होती है, क्योंकि विचार तो बहुत सारे होते हैं। यहां पर कहीं ना कहीं बात यह आ जाती है कि क्या ना लिखें। तो निबंध में लोगों का कहना होता है कि अगर 10 लोगों से, 100 लोगों से, 50 लोगों से आप निबंध लिखाएंगे तो सबके निबंध अलग अलग होंगे और सबके निबंध पर मार्क्स भी मिलते हैं, अंक भी वो अर्जित करते हैं, तरीके भी अलग हो सकते हैं। लेकिन कुछ एक तरीका, कुछ एक सामान्य प्रोसेस, प्रक्रिया सबको अपनाना है। और खास करके जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात आती है, जहां पर आपको इसके बलबूते सेलेक्ट होना होता है, तो वहां पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो निबंध क्या है, इसकी डिटेल बात हम अगली कक्षा में करेंगे, लेकिन आज कुछ आपकी कॉमन समस्याओं को हम लेने जा रहे हैं। कॉमन समस्याएं जो ज्यादातर लोगों की समस्याएं हैं। आप इसमें ये लिख सकते हैं कि निबंध लेखन की कॉमन समस्याएं। कॉमन इस लिहाज से है कि ये सबको ये कहीं ना कहीं आती है समस्याएं। हो सकता है कोई एक समस्या ऐसी हो जो आपकी ना हो, दूसरे की हो, और दूसरी समस्या ऐसी हो जो आपकी हो, दूसरे किसी की ना हो। लिखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? सबसे ज्यादा जरूरी होता है लिखने के लिए कि विचार आए। तो विचार हमारे मन में तो बहुत सारे आते हैं, हमारा मन हमेशा सोचता रहता है कुछ ना कुछ। बहुत सारे विचार, अनगिनत विचार आते रहते हैं। मानव मस्तिष्क में करोड़ों की संख्या में दिन भर में विचार आ जाते हैं। उनमें से कितना आप लिख पाते हैं? निबंध के मामले में जब आप किसी से बात करते हैं तो बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन आपको रोकना पड़ता है खुद को कि ये बात कहना उचित है कि नहीं उचित है। तो निबंध लेखन में भी ये बात मायने रखती है कि विचार तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन लिखना क्या है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या आती है कि ये क्या है, विचारों का बिल्कुल भंडार हो जाता है आपके पास। आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत काम करता है। तो अगर काम करता है तो लिखना आसान होता है, लेकिन जब शुरुआत करने की बारी आती है तो शुरुआत कैसे करें, ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तीसरी समस्या आती है भाषा को लेके। भाषा कैसी हो, जो निबंध की भाषा हो वो कैसी हो। चौथी समस्या आती है, खास करके ये समस्या अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए है,
इंग्लिश मीडियम वाले लोग हिंदी निबंध कैसे लिखें? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये क्योंकि अब जो पढ़ाई का माध्यम है, धीरे धीरे जो नए कैंडिडेट आ रहे हैं, उनका पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी ही होता है, साइंस साइड होता है। ये समस्या है क्योंकि इन्होंने पढ़ाई जो की है वो साइंस साइड से की है, और साइंस साइड में आपको पता है कि पेपर में मुख्य जो आप पेपर एग्जाम देते हैं उसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं होता है, कोई ऐसा पेपर नहीं होता है जिसमें आपको निबंध लिखना हो। ठीक है। एक समस्या और बहुत कॉमन है कि आप जब इसको लिख रहे हैं, निबंध कोई भी आप निबंध लिख रहे हैं, तो उसमें हेडिंग डालें या ना डालें। हेडिंग, क्योंकि बचपन में जब आप इंटर तक निबंध लिखते हैं, इंटर के बाद आपने पढ़ा ही नहीं, तो हेडिंग डालें या नहीं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कंफ्यूजन का मुद्दा है। तो इन सब समस्याओं से अगर आप जूझते रहेंगे तो कई बार आप जितना अच्छा लिख सकते हैं उतना अच्छा लिख नहीं पाएंगे। कुछ और समस्याएं हैं फुटकर जो अभी डिस्कस करते समय हम इसको करेंगे। एक बात आती है कि कोट्स लिखें कि नहीं, कोट्स का रोल क्या होता है, कोट्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो ये बेसिकली जो क्लास है इन समस्याओं को लेके है, और इसको देखने के बाद में मेरा मानना है कि आपकी इन समस्याओं को दूर करने में हम सफल होंगे, और साथ साथ में आप ये मान के चलिए आप एक अच्छा निबंध लिखने की कोशिश में जो शुरुआत होती है वो कर पाएंगे। देखिए, होता यह है कि पहला प्रश्न हम लेते हैं कि निबंध क्या है। वो विचारों का भंडार है, और विचारों के भंडार में से हमको चीजों को लिखना है। ठीक है, क्योंकि निबंध है, वो आपके विचार है, आपको लिखना है। तो जब थॉट प्रोसेस आपका शुरू होता है, आप विचार करना शुरू करते हैं, तो विचार बहुत सारे होते हैं, इतने डायमेंशंस इसमें निकल के आते हैं। तो बात आती है कि इसमें क्या हमको लिखना है, क्या नहीं लिखना है। कुछ जाहिर सी बात है कि कमजोर विचार होंगे और कुछ बहुत अच्छे विचार होंगे। ये विचार कहां से आते हैं, कभी आपने सोचा? तो ये विचार जितना भी आपने पढ़ाई लिखाई की है, बचपन से आज तक जो भी आपने पढ़ा है, क्लास फर्स्ट से लेके आपने पीएचडी तक की है, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएट है आप, तो वहां से ये विचार आते हैं। ये विचार आपकी जो संगत है उससे विचार आते हैं, आप लोग आपस में बातचीत करते हैं, है ना। आपने क्या देखा है, क्या सुना है, तो सुना है, देखा है, वहां से भी आप प्रभावित होते हैं। मान लीजिए कि कोई समस्या है जिस पर आप निबंध लिखने जा रहे हैं, महिलाओं से संबंधित समस्या है, और आपने अभी हाल ही में एक सीरीज देखी है जो महिलाओं की समस्याओं पर बेस्ड है, तो वो सीरीज कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करेगी। आपने कोई मूवी देखी है तो वो प्रभावित आपको करेगी। एक बात और होती है कि आप कैसा महसूस करते हैं, यानी कि आपकी जो सोचने की क्षमता है, आपका जो व्यक्तित्व है, वो उस मुद्दे पर कैसा सोचता है। निबंध लिखने के लिए विचार चाहिए, और विचार को मैंने कहा कि पढ़ाई लिखाई से भी ये रिलेटेड होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि विचार पढ़े लिखे ही व्यक्ति को आए। विचार जो आ सकते हैं अनपढ़ व्यक्ति को भी आ सकते हैं, कम पढ़े लिखे व्यक्ति को भी आ सकते हैं, है ना। कम पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति है तो उसको भी आ सकते हैं। विचार जो है वो केवल साक्षर व्यक्ति को भी आ सकते हैं। गांव में आपको ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनकी कल्पना शक्ति इतनी अच्छी होती है कि वो आपको दिन भर कहानियां सुनाएंगे, बना बना के सुनाएंगे, इतने अच्छे से वो प्रेजेंट करेंगे। और पता चलेगा जब आप उनसे पूछेंगे कि आपने कितना पढ़ाई की है, कितनी किस डिग्री के कारण आप इतना अच्छा बोल पा रहे हैं, तो पता चलेगा कि स्कूल ही नहीं गए। ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, है ना। किस्सेबाज होते हैं लोग, खूब किस्से सुनाते हैं। तो अनपढ़ व्यक्ति और कम पढ़े लिखे व्यक्ति, कम या केवल साक्षर व्यक्ति और आपके विचार में क्या अंतर है? ये केवल सुना सकता है, ये केवल बोल सकता है, इसके साथ सुनाना, बोलना या प्रस्तुत करना,
है ना। प्रस्तुतकर्ता ये हो सकता है, लेकिन जब बात आती है लिखने की तो ये लिख नहीं पाता है, और आपको यहां पर लिखना है, क्योंकि आप लिख के ही एग्जामिनर को अपने विचार पहुंचा सकते हैं। तो यहां पर लेखन शैली का बड़ा महत्व हो जाता है। अगर आप अच्छा लिखते नहीं हैं तो आप कितना अच्छा सोचते हैं। यहां पर विशेष क्या है कि लेखन शैली आपकी क्या है। अगर आप बहुत अच्छा सोच ले रहे हैं लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आपके पास बड़ा ज्ञान है, आप बहुत अच्छा सोचते हैं, आप बोल भी लेते हैं, तो क्योंकि वहां बोल के नहीं सुनाना है, तो लेखन शैली, और लेखन शैली वो उत्कृष्ट मानी जाती है जो सरल हो भाषा उसकी। अभी हमने कहा ना कि भाषा की भी बात करनी हो, सरल हो, क्रमबद्ध हो, बहुत उत्कृष्ट भाषा नहीं। आपको संस्कृत निष्ठ भाषा ऐसी नहीं प्रयोग करनी है कि जिसका अर्थ केवल आप ही समझ पाए। ऐसा नहीं करना है कि केवल डिक्शनरी उठाने के बाद ही समझ में आए। क्रमबद्धता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, और साथ साथ में जो सबसे अच्छी बात है कि इसमें एक जो ये क्रमबद्धता है उसको आप कह सकते हैं कि इसमें गुथाव होना चाहिए, है ना। गुथी भाषा होनी चाहिए। एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से कहीं ना कहीं जुड़ा होना चाहिए, एक सीक्वेंस पाया जाना चाहिए। और ये शैली जो डेवलप कर ले जाता है तो कम विचार आए, कम सोच पा रहे हैं आप, कम चीजें आपको आती हैं, लेकिन अगर क्रमबद्ध तौर पर आप उनको प्रस्तुत कर देते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं, निश्चित तौर पर आप अच्छे अंक अर्जित कर ले जाते हैं। यहां पर यह व्यक्ति खूब ज्यादा सोच सकता है, खूब बढ़िया कहानी कर सकता है, अच्छे अच्छे विचार पढ़ सकता है, हो सकता है आपसे ज्यादा उसने किताबें पढ़ी हो, लेकिन अगर उसको लिखना नहीं आता है तो उसका एग्जामिनेशन की दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। अब ये विचार जो आ रहे हैं, इन विचारों का कुछ दायरा भी होना चाहिए। कोई भी टॉपिक जब आप लिख रहे हैं तो उन टॉपिक्स में सबसे विशेष बात यह है कि उनको सोचना कैसे है आपको, ये विचार का दायरा क्या होना चाहिए इन विचारों का। तो जब भी आप कुछ सोचते हैं तो आप उसका कहीं ना कहीं इतिहास सोचते हैं, आप उसका कहीं ना कहीं भूगोल सोचते हैं, कहीं ना कहीं उसका सामाजिक मूल्य जो है उसको देखते हैं, कहीं ना कहीं उसको अर्थ से रिलेट करते हैं, कहीं ना कहीं उसको राजनीति से रिलेट करते हैं या नहीं करते हैं। यानी कि ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर अपने विचारों को आप कसते हैं और इन्हीं विचारों को क्रमबद्ध तौर पर सरल भाषा में, एक गुथी हुई शैली में, क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत कर देते हैं। तो अगला पढ़ने वाला जो पाठक होता है, ये सारा उद्देश्य क्या है, इन चीजों का उद्देश्य क्या है, जो पाठक है, पाठक तक बात पहुंचाना कि आपने क्या सोचा, कैसे क्या किया, पाठक तक आप यह पहुंचाएंगे। और पाठक तक बात पहुंचाने का अर्थ क्या हुआ, लिखकर पहुंचाना। पाठक अगर उसको पढ़ के बोर हो रहा है तो एक तो पूरा सही से पढ़ेगा नहीं। पाठक अगर उसमें रुचि ले रहा है तो जाहिर सी बात है आपने बहुत सटीक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से लिखा है। और यहां पर जो पाठक है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि ये पाठक आपका क्या है, कॉपी चेकर है, कॉपी चेकर है, और यही आपको मार्क्स देगा। तो यहां पर बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसको पसंद आए। तो कोई पर्सन ए है जिसने निबंध लिखा, उसकी भाषा शैली अलग है, किसी दूसरे पर्सन ने लिखा, उसका जो थॉट प्रोसेस है अलग है, किसी तीसरे ने लिखा, उसको सोचने का दायरा अलग है। अब ये तो बड़ा कठिन हो जाता है। कोई निश्चित एक पैरामीटर तो है नहीं कि आपने मान लीजिए कि जीएस पढ़ा और जीएस में आपसे पूछा जा रहा है, ज्योग्राफी का एक प्रश्न आ रहा है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में बताओ, तो वहां पे तो सारे लोग लगभग एक जैसा लिखेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाएगा सूखा पे निबंध, आपसे पूछ लिया जाएगा साहित्य पे, संस्कृति पे निबंध, आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप वर्तमान में जो सामाजिक समस्याएं हैं उन पर एक निबंध लिखिए, बाल श्रम पे लिखिए,
आप नशाखोरी पे लिखिए, आप कोई आपको फिलोसफिकल टॉपिक दे दिया गया उस पे लिखिए, तो सबका अलग अलग होगा और सबको मार्क्स मिलते हैं। तो ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये जो दायरे हैं इनके बीच में सोचना, और सबसे महत्वपूर्ण है लेखन शैली, कि वो कितनी क्रमबद्ध है और कितनी सरल भाषा में अपनी बातों को रखने की शैली आपकी है, ये बहुत मायने रखता है। तो जब बात आती है कि ये जो निबंध हम लिख रहे हैं, विचारों का जो भंडार है, अब इसमें से हम शुरुआत कैसे करें? हमने बहुत सारे विचार कर लिए, बहुत सारी चीजों को अपने दिमाग में रखा है, तो ये कैसे करें? तो दूसरा एक मुद्दा यहां पर है कि शुरुआत हम कैसे करें। तो इसको आप नोट करिए, शुरुआत कैसे करें। शुरुआत सबसे पहला, जब कोई निबंध का टॉपिक आपको दिया जाता है तो सबसे पहले आप टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। टॉपिक को पढ़ने के बाद में फिर आप विचार शुरू करिए। और ये जो है टॉपिक तो सब लोग पढ़ते ही हैं, ये जब विचार शुरू करिए तब इसमें सारे एस्पेक्ट, ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, हो सकता है कहीं पर कोई चीज ज्यादा हो, कहीं पर कोई चीज कम हो, राजनीतिक, जरूरी नहीं है कि हर जगह राजनीतिक हो ही। इन मुद्दों पर अपने विचार आप एक रफ पेपर में नोट करना शुरू कर दीजिए कि ऐसे 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 ये विचार है। ये निबंध लिखने की शुरुआत है। मैं अभी निबंध की शुरुआत आपको नहीं बता रहा हूं, निबंध लिखने की शुरुआत है। बेसिक रूल यही है कि आप ऐसे शुरू करें। अब जब आपने इसको शुरू किया तो शुरू करने के बाद में अब इसको खत्म भी करना है। अब मायने रखता है कि कौन सी बात से शुरू कर रहा है और कौन सी बात है जो अंत में आनी है, उसको खत्म करना है। तो जब आप विचार कर रहे हैं तो इन विचारों को मुख्य तौर पर आप क्या करिए, 3 भागों में बांट लीजिए। एक जहां से प्रारंभ होना है, दूसरा मुख्य भाग इसको कर लीजिए जहां पर आपको सब कुछ मुख्य भाग को लिखना है, और तीसरा आप अंतिम हिस्सा कर लीजिए जिसको आप सामान्य तौर पर बचपन से उपसंहार के तौर पर पढ़ते चले आ रहे हैं। ये 3 भागों में इसको बांटने की कोशिश करिए। तो शुरुआत निबंध लिखने की कैसे करें? तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि उस पर जितना सोच सकते हैं उतना खूब ज्यादा सोच लें। जितने विचार आपके दिमाग में लाएं उतने विचार, जितना ज्यादा सोच सके उतने विचार लेके आए, वो उतना आपके लिए उचित होगा। अगर घर पे तैयारी कर रहे हैं, अभी पेपर नहीं दे रहे हैं, तो थोड़ा सा मित्रों से चर्चा कर लें, उस पर डिस्कशन भी इसी समय कर लें कि इस विषय पर मैं लिखना चाहता हूं, तो आपके क्या विचार हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इस पर बहस ना करें, उनके विचारों को लें, अपने विचारों को रखें, और जो उसमें अच्छे विचार आपको लगे उन विचारों का क्या करें, एक खाका तैयार कर लें। जितना जानते हैं उसको कागज पर लिख लें। ये घर की बात है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। एग्जामिनेशन में क्या करना है, इसको जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहां पर उतने विचार जैसे जैसे ये आ रहे हैं उनको आप स्ट्रक्चर बना के इन 3 भागों में करके नोट कर लें। फायदा इसका ये होता है कि जब दिमाग आपका सोचता है तो एक समय में आपको भले लग रहा है कि बहुत सारे विचार आ रहे हैं, लेकिन एक समय में वो एक तरीके के विचारों को ग्रहण करता है, उस पर थॉट प्रोसेस होता है। अगर आप उसको लिख नहीं लेंगे तो अगले ही पल 10 सेकंड के बाद वो भूल जाता है। तो उसको आप नोट करते चले। एक विचार जब आप नोट कर लेते हैं तो ठीक वैसा ही है जैसे फोन में मेमोरी कार्ड आपका फुल हो रहा है तो कुछ डेटा डिलीट कर दिए तो नया फोटो, नया डेटा उसमें आप रख सकते हैं। आपने उसको नोट कर लिया, क्योंकि तभी आप उसमें नया डेटा डाल सकते हैं। जैसे बिल्कुल फोन की जो मेमोरी है वो आपकी दिमाग की मेमोरी की तरह ही काम करती है। जब वो खाली होगा तभी आप डाल सकते हैं नई जानकारी, तभी आप सोच पाएंगे। तो पुराना भूले ना और नया सोच पाए, इसके लिए जरूरी है कि आप हर एक हिस्से में जो भी थॉट आ रहे हैं उनको लिखें। अब लिखने का मतलब ये नहीं है, लिखने का मतलब है कि पॉइंट में लिखें, है ना, कहते हैं पॉइंट आउट कर लें, यानी कि इसको पॉइंट पॉइंट में ऐसे लिखते चले जाएं। घर पर बैठ के आप अगर निबंध तैयार कर रहे हैं तो आप किताब की मदद लें, इंटरनेट की मदद लें, अखबारों की मदद लें, जितनी जानकारियां हो सकती है उनको इकट्ठा कर लें। जब जानकारी आपकी एकत्रित हो गई तो सारी जानकारी
अब आपको अरेंज करनी है, और अरेंज करने में सबसे महत्वपूर्ण होता है जो ये दायरा मैंने बताया है। जैसे सबसे पहले किसी से आपकी मुलाकात होती है तो सबसे पहले आप सामान्य एक शिष्टाचार की भाषा में उसे अपना परिचय देते हैं, है ना। तो परिचय हो गया निबंध का कहीं ना कहीं इतिहास, यानी कि ये टॉपिक कहां एग्जिस्ट करता है उस तरीके से। फिर वर्तमान समय में क्या चल रहा है और कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, ये उसका भौगोलिक वो है। और तीसरी बात होती है कि उससे आप कैसा काम लेना चाहते हैं या कैसी मीटिंग करना चाहते हैं, ये उसका सामाजिक पहलू है। फिर उसमें आर्थिक पहलू भी आ जाएगा और राजनीतिक पहलू आ जाएगा। यानी कि कोई भी टॉपिक लिखते समय सबसे पहले उसके इतिहास को लिखने की कोशिश करें। और इतिहास को लिखने में यह नहीं है कि उस टॉपिक का पूरा इतिहास आपको लिखना है, आपको अपने टॉपिक के मुताबिक चीजों को वहां पर अपने हिसाब से एक ढांचा बना के, एक स्वरूप बना के सरल शब्दों में लिखने की कोशिश करनी चाहिए। जितना ज्यादा आकर्षक हो सके जानकारी प्रस्तुत करने का तरीका, उतना अच्छा होगा। जितनी ज्यादा क्रमबद्धता हो सके उतना अच्छा होगा। जितना सुंदर चीजें सबको अच्छी लगती हैं, एक गुलाब का फूल रखा हुआ है और एक गोभी का फूल रखा हुआ है, तो आर्थिक दृष्टि से गोभी का फूल ज्यादा उपयोगी हो सकता है, लेकिन प्रथम दृष्टया अगर फूल के तौर पर आपको कहा जाएगा कि चूज करो, तो आप सुंदर फूल के तौर पर गुलाब के फूल को चूज करेंगे। जितने सुंदर तरीके से आप बात को रख पाएंगे उतने अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, और वो निबंध जो आप लिख रहे हैं औरों से वो अलग हो जाएगा। लेकिन क्रमबद्धता जरूरी है। तो सबसे पहले टॉपिक का परिचय दें, है ना। मान लीजिए कि कबीर के बारे में बात कही जा रही है कि कबीर का साहित्य और वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता, या कबीर की वर्तमान में प्रासंगिकता। तो शुरुआत कई तरीके से की जा सकती है। एक तो हम तुरंत एक उदाहरण लें, एक पंक्ति लें और स्टार्ट कर दें वहां से। तो एक शुरुआत में अगली क्लास में आपको बताऊंगा कि शुरुआत ऐसे हो सकती है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि पहले हम बताएं कि कबीर जो है वो भक्ति मार्गी, एक भक्त कवि है, और भक्त में भी कैसे कवि है, सगुण है कि निर्गुण है, तो वो निर्गुण शाखा के कवि है। ऐसे कवि हैं जो डंके की चोट पे बात करते हैं, ऐसे कवि हैं जो जाति धर्म हर एक चीज से ऊपर उठ के बात करते हैं। तो वहीं से एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपके जो निबंध लिखने का तरीका है उससे पता चल रहा है कि आपने टॉपिक को पढ़ा है और बड़े ही सरल तरीके से आप चीजों को डील कर ले रहे हैं। फिर आप बताएं कि सभी कबीर का जो है वो सामाजिक चिंतन क्या है, कबीर अर्थ के बारे में क्या कहते हैं। कबीर का सामाजिक चिंतन ही सबसे बड़ा चिंतन है, तो कबीर उसके बारे में क्या कहते हैं। कबीर धर्म के, समाज में ही सारी चीजें आ जाएंगी, धर्म भी वही उसी में आ जाएगा। कबीर कैसे धर्म पर चोट करते हैं, कैसे वो हिंदू मुस्लिमों को, मुल्लाओं को, पंडितों को कैसे क्या करते हैं, कैसे चैलेंज करते हैं, है ना। कबीर के बारे में अगर आप लिख रहे हैं तो कबीर केवल धर्म पे ही बात नहीं करते हैं, बहुत सारी सामाजिक कुप्रथाएं थी उन पर प्रहार करते हैं, तो एक एक करके उनको लेके चले। ये एक उदाहरण है। और जब ये सारी चीजें आप कर चुके तब आप कबीर को कहीं ना कहीं एक कसौटी रखें और उस पर कसने की कोशिश करें कि कबीर की बात से कहां तक आप संतुष्ट हैं और कहां तक असंतुष्ट हैं। जाहिर सी बात है, कालजयी बातें हैं, उससे ज्यादा असंतुष्ट नहीं होंगे आप, लेकिन उसको कहीं ना कहीं लिखने का सही तरीका यही हुआ कि जो बातें आपने कही हैं उसको क्रिटिसाइज करके भी देख लें, तो उसके पक्ष विपक्ष की भी बात कर लें। तो आपका परिचय तो कबीर क्या है, कहां से आए कबीर, कैसी बातें इन्होंने की, परिचय में ही सारा दिख जाना चाहिए कि प्रारंभ में ही कि आप लिखने क्या जा रहे हैं। और मुख्य जो बात होती है, मुख्य भाग में होती है, यहां पर उनके सारे पहलुओं पर चर्चा करके सारी बातें कैसे कैसे कबीर ने की है और उसकी आलोचना करते हुए आगे बढ़ जाइए। यानी कि जो एक डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो बॉडी पैराग्राफ में दिखेगा, महत्व जो है वो बॉडी पैराग्राफ में दिखेगा, विस्तार बॉडी पैराग्राफ में दिखेगा। यहां पर विस्तार दिखेगा आपके निबंध का। आपका निबंध कितना आप सोच सकते हैं, विषय विस्तार यहां पर दिखेगा, है ना। विषय विस्तार यहां पर दिखेगा। आपने जो टॉपिक चुना है उसका महत्व कहां पर दिखेगा, मुख्य भाग में दिखेगा। ठीक है, मुख्य भाग से जो आंकड़े हैं, आंकड़े आप कहां देंगे, कबीर के संदर्भ में जो उनकी दोहे हैं, उनकी रचनाएं हैं, उनकी पंक्तियां हैं, वो यहां पर देंगे। जो उपयोगिता है,
वो कहां पर देंगे, यहां पर देंगे। कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें लाभ हानि की बात है तो लाभ हानि यहां पर लिखेंगे। हर एक टॉपिक का नेचर अलग अलग होता है। फायदे नुकसान की बात आप यहीं पर करेंगे, बॉडी पैराग्राफ में करेंगे। ये सारा कुछ लिखते हुए उसका एनालिसिस करते हुए, एनालाइज करते हुए उसको आगे आप बढ़ें। किसी महापुरुष पे लिख रहे हैं तो उसके बचपन की बातें करें। किसी योजना पे लिख रहे हैं तो योजना कैसे आई इसकी बात करें। योजना का उद्देश्य क्या है इसकी बात करें। स्टार्ट आप कर दें अपने प्रस्तावना से, लेकिन जो उसकी व्याख्या है, जो उसका विस्तार है, वो मुख्य भाग में करें। कैसे ये समाज में अपना योगदान देने वाली है, कैसे लोगों को ये प्रभावित करने वाली है, क्या प्रासंगिकता है इसकी, और फिर कहां तक ये खरी उतरी है, कैसे इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ है, क्या खामियां रह गई हैं, कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है, सुझाव भी आप यहीं पर दे दें। और जब उपसंहार आप करें तो उपसंहार, जैसे कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, पहली बार जो प्रभाव आप डाल देंगे एग्जामिनर के जहन में वो प्रभाव पूरे निबंध को पढ़ते समय बना रहेगा। तो जो ये प्रस्तावना होती है, जो प्रारंभ होता है, प्रारंभ वास्तव में केवल 15 से 20% शब्द नहीं होते हैं, ये वास्तव में पूरे निबंध का निचोड़ होता है। यहां पर उक्तियां डालें, यहां पर आप सूक्तियां डालें, यहां पर दोहे डालें, यहां पर रचनाएं डालें, प्रेरक प्रसंग डालें, जो कोट्स की बात आती है कोट्स यहां पर डालें। जितना ज्यादा आकर्षक तरीके से आप प्रस्तुत कर सकते हैं उसको करें। एग्जामिनर को लगे कि हाँ इनका जो अध्ययन है वो तो डीप ही है, साथ साथ में लिखने का तरीका भी इनको पता है। एक दिन में ये नहीं आएगा, अनवरत प्रयास करना पड़ेगा। दूसरे तीसरे दिन एक निबंध लिखना पड़ेगा, हफ्ते में एक निबंध फाइनली लिखना पड़ेगा, हर हफ्ते एक दो निबंध पर वर्क करना पड़ेगा, तब ये आ पाएगा। जितनी भी कहावतें आपको पता है, जितने भी आपको मुहावरे पता है, उन सबको आप लिखने की कोशिश करिए। शिक्षा पर निबंध लिख रहे हैं तो नेल्सन मंडेला का जिक्र आना चाहिए, ठीक है ना। ग्राम पंचायत पर निबंध लिख रहे हैं तो गांधी जी की उक्ति आनी चाहिए, है ना। एग्रीकल्चर पर लिख रहे हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सब कुछ इंतजार कर सकता है लेकिन कृषि नहीं, तो कहीं ना कहीं ऐसी बातें उसमें आनी चाहिए। हरित क्रांति का जिक्र आना चाहिए अगर एग्रीकल्चर पर लिख रहे हैं, क्योंकि हरित क्रांति कोई छोटी चीज नहीं थी। हरित क्रांति केवल भूगोल का विषय नहीं है, हरित क्रांति आर्थिक विषय भी है, हरित क्रांति सामाजिक विषय भी है, हरित क्रांति भूगोल का विषय भी है, हरित क्रांति साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विषय भी है और निबंध का विषय भी है। तो इसमें क्या दिक्कत है। तो पर्याप्त जितना डायमेंशन, जितना ज्यादा आप ओपन कर पाएंगे इन मुद्दों पर, और भी जितने आप हो सकते हैं, इसमें वैज्ञानिक परिदृश्य भी आप जोड़ सकते हैं। वैज्ञानिक अगर कोई टॉपिक है तो विज्ञान भी इसमें आ जाएगा, है ना। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भी बात आप कर लेंगे, है ना। साहित्य की तो बात करेंगे ही, साहित्य से परे कुछ नहीं है। जो दिखाई देता है, जो घटता है समाज में, कहीं ना कहीं साहित्य में वो दिखता है। और जब आप अंत करें तो अंत में भी निचोड़ होना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है, लेकिन लास्ट में कैसा आपने छोड़ा, अंत भला तो सब भला, ये भी कहा जाता है। अंत में कही गई बातें काफी रोचक होनी चाहिए, काफी एनर्जेटिक होनी चाहिए। यहां पर आपकी एनर्जी दिखनी चाहिए, ऊर्जा दिखनी चाहिए, यहां पर आपकी सकारात्मकता दिखना चाहिए। यहां पर कितने सकारात्मक आप हैं ये दिखाई देना चाहिए। जितना आपको पता है, निचोड़ पता है, किसी ने 4 लाइनें लिख के और उस टॉपिक पर अगर निचोड़ कुछ लिखा है तो आप उसको लिख दीजिए, है ना। अंत में लिख दीजिए कि कबीर कितने प्रासंगिक है। अगर कबीर पर बात हो रही है तो आज पेटा काम कर रहा है, लेकिन कबीर ने तभी कहा था कि बकरी पाती खात है ताकि मुई खाल, जो नर बकरी खात है ताकि कौन हवाल। आज विज्ञान का युग है, आज आडंबर पे लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, लोग कहते हैं कि साइंस के युग में तर्कसंगत बातों को करना चाहिए। कबीर ने तब कर दिया था, किया था कि नहीं किया था। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद ले ही बनाए, ताचर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। पाथर पूजे जो हरि मुले तो मैं पूजू पहाड़।
तो चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, हर एक धर्म को कबीर ने बख्शा नहीं, क्योंकि वो भोगता थे। कबीर ने चीजों को देखा था, कबीर ने चीजों को महसूस किया था। कबीर ने बिना डर के हर तरीके से कोई बात उठाई तो उसको बिना डर के कहा, डंके की चोट पे कहा। कहने का मतलब यह है कि आगे की क्लास में तो हम बात करेंगे ही, सोचना ऐसे शुरू करें, इस तरीके से शुरू करें। और भाषा कैसी हो, मैंने आपको यह बताया कि भाषा जितनी ज्यादा सरल होगी, भाषा कैसी हो इसकी भी बात कर लेते हैं अलग से। भाषा कैसी, तो भाषा लोगों का कहना होता है कि बहुत कठिन लिखने से ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। मैं कहता हूं कि जितनी ज्यादा सरल हो, जितनी ज्यादा सटीक हो, जितनी ज्यादा संक्षिप्त हो, संक्षिप्त होने के लिए आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करिए। अनेक शब्दों का एक शब्द आपके हिंदी टॉपिक में है उसका इस्तेमाल करिए, है ना। जितनी आप कह सकते हैं ऑर्नामेंटल हो, जितनी ज्यादा सजावटी हो, अच्छा रहेगा। भाषा ऐसी होनी चाहिए, है ना, प्रवाहमयी हो, प्रवाह अच्छा हो, उसमें पढ़ने में बोरियत महसूस ना हो। बात शुरू हुई और अंत तक व्यक्ति बिना रुके पढ़ता हुआ चला जाए। गुथी हुई होनी चाहिए, जो पैराग्राफ हो उनमें गुथाव होना चाहिए। एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जंप नहीं मारना है। एक पैराग्राफ खत्म हुआ तो दूसरे पैराग्राफ में लगे कि इसी से संबंधित दूसरी बात कही जा रही है। जंप नहीं मारना है, कूद कूद के नहीं चलना है, गुरिल्ला युद्ध नहीं लड़ना है, यहां पे मेढक जैसे उछल उछल के नहीं चलना है। तो भाषा बिल्कुल सरल होनी चाहिए। अब ये सरल सटीक इन सब चीजों का मतलब क्या है? भाषा जो 10वीं स्तर की जो भाषा होती है, 10th लेवल की एनसीईआरटी की भाषा, बस उतनी भाषा का आप इस्तेमाल करिए, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, इससे कठिन लिखने की जरूरत नहीं है। प्रेमचंद वाली भाषा लिख के अच्छे मार्क्स पाए जा सकते हैं, जयशंकर प्रसाद और यशपाल पर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मन्नू भंडारी की भाषा आप लिखिए, काम चल जाएगा, बहुत अच्छा चल जाएगा। अपनी भाषा आपकी होनी चाहिए, सबसे खास बात है आपकी अपनी भाषा होनी चाहिए। जो आप सेंटेंस लिखें वो सेंटेंस छोटे छोटे होने चाहिए, पैराग्राफ छोटे छोटे होने चाहिए। बड़ा बड़ा पैराग्राफ रिलेट करने में दिक्कत होती है। तो पूरे निबंध को अगर 600 शब्द में लिखना है तो 10 से 12 पैराग्राफ में उसको बांटिए। 45 से 50 शब्दों का एक पैराग्राफ, फिर दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, ऐसे बांट बांट कर उसको लिखिए। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आप इसको शुरू करिए। जो लोग कहते हैं कि हमें भाषा में दिक्कत होती है, हिंदी निबंध हम नहीं लिख पाते हैं क्योंकि हमारा मीडियम इंग्लिश रहा है। इंग्लिश मीडियम भले आपका रहा है, लेकिन ज्यादातर लोगों को 90% लोग ऐसे मिलते हैं जो आपस में, खास करके जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आपस में हिंदी में बात करते हैं। जो आप बात कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, थॉट प्रोसेस जो आपका है वो हिंदी में है। हिंदी में ही जैसे आप सोचते हैं वही बात आपको लिखनी है। आप डरते इसलिए हैं क्योंकि हिंदी में आप ये सोच के नहीं लिख पाते हैं कि हमारे पास स्तरीय शब्दावलियां नहीं है, क्योंकि आप स्तरीय शब्दावलियां पढ़ नहीं रहे हैं। तो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का मामला है। यहां पर तो मैं सीधा कहूंगा कि ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आपके लिए ये समस्या है ही नहीं है। आप अंग्रेजी में जो सोच रहे हैं उसको हिंदी में जैसे जिस भाषा में लिख सकें आप लिख दीजिए, हिंदी निबंध आपका तैयार हो जाएगा। आरओ में ये समस्या होती है क्योंकि हिंदी में लिखना होता है, बीओ में ये समस्या होती है, पीसीएस में तो आप अंग्रेजी में लिख लेते हैं, लेकिन यहां पर हिंदी निबंध सिलेबस में है। तो जिस भाषा में आप लिख सकते हैं, जो आप बोल रहे हैं, जैसी बातें कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम का व्यक्ति भी 24 आवर 100% इंग्लिश नहीं बोलता। वो पढ़ाई लिखाई की भाषा उसकी हो सकती है, लेकिन 80% वो हिंदी शब्दों का इस्तेमाल करता है, हिंदी में ही वो सोचता है, क्योंकि उसके घर का परिवेश ऐसा है। और जिनका अंग्रेजी मीडियम ऐसा है, जो अंग्रेज बन के ही पैदा हुए हैं, वो आरओ की तैयारी करने नॉर्मली नहीं आ रहे हैं। तो आपका साइंस साइड होते हुए भी, आप साइंस से पढ़ाई किए, बीएससी किए हैं आपने, या बीकॉम किया है, हिंदी में नहीं पढ़ा है। आर्ट वाले भी हिंदी नहीं पढ़ते हैं, कई बार अंग्रेजी में ही पढ़ते हैं, उनका मीडियम शुरू से वही रहा है, उनके लिए कोई समस्या नहीं है। आप अपने में कॉन्फिडेंस रखिए, जो शब्द आपको आते हैं, जो भाषा आती है, वही बहुत है। हेडिंग डालें या ना डालें,
इसका कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर मैं बात करूं कि हेडिंग डालने से संबंधित कोई हार्ड एंड फास्ट रूल आपको मिलेगा तो हेडिंग डालें या नहीं, सामान्य तौर पर सिविल सर्विसेज की कोई भी आंसर राइटिंग जब आप करते हैं तो हेडिंग का प्रयोग आप नहीं करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो हेडिंग डाल के लिखते हैं, मार्क्स दोनों लोगों को मिलते हैं। हेडिंग डालने पे क्या होता है, चीजों में क्लैरिटी ज्यादा आ जाती है, पढ़ने में एग्जामिनर को आसानी होती है, तो वो हेडिंग 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 पढ़ के वो काम कर लेता है आसानी से। तो हेडिंग आप डालेंगे क्या? हेडिंग डालेंगे तो यही हेडिंग आप डाल सकते हैं। आप यहां पर लिख सकते हैं प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद में दूसरा आप लिखते हैं मुख्य भाग, और मुख्य भाग में जो जो बातें आप करते हैं उनकी हेडिंग डालते हैं। मेरा मानना है कि आप हेडिंग न डालें, पैराग्राफ चेंज करके लिखें, ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको कहीं लगता है कि हेडिंग डाल देने से, टॉपिक पे डिपेंड करता है, टॉपिक में कैसा टॉपिक आपने चूज किया। जैसे आपने बाढ़ चूज किया है तो बाढ़ का कारण, सूखा चूज किया है, सूखा का कारण, बाढ़ का परिणाम, सूखा का परिणाम, भूस्खलन है, भूकंप है, तो जहां पर कारण और परिणाम की बात आ रही है वहां पर आप अगर एक हेडिंग डाल देते हैं काली पेन से, बहुत बोल्ड करने की जरूरत नहीं है, हल्का सा अंडरलाइन कर दिया तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको सरल लग रहा है, सरलता महसूस हो रही है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है कि निबंध में हेडिंग नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि निबंध में मैप बनाए या ना बनाए, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। निबंध में मैप बनाए कि ना बनाए, बाढ़ सूखा दिखा रहे हैं तो मैप बना के दिखा दे, है ना। मान लीजिए कि कुछ ऐसा लिख रहे हैं जहां पे मैप की जरूरत है तो मैप पे दिखा दे। नॉर्मली निबंध में मैप भी नहीं बनाया जाता है, क्योंकि ये एक विचार का प्रवाह होता है जो आप लिखते चले जाते हैं, उसमें किसी तरीके की ड्राइंग नहीं करनी होती। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मैप भी बनाया है, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र, सूखा ग्रसित क्षेत्र दिखा दिया, उसमें भूकंप से प्रभावित क्षेत्र वहां पर दिखा दिया। लेकिन याद रहे कि अगर आपने मैप में कुछ दिखाया है तो उसको लिखे ना, और जो लिख रहे हैं उसको मैप में ना दिखाएं। कहने का मतलब किसी भी तरीके से रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, है ना। यहां पर एक बात मैप की आती है कि मैप बनाए या ना बनाए, तो रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। अगर रिपीट हो रही है चीजें तो उसको सही नहीं माना जाता है ना। रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर मैप में कोई चीज दिखा रहे हैं तो उसको लिखिए नहीं, और अगर लिख रहे हैं तो उसको मैप में मत दिखाइए। बहुत सारे लोग वही बात मैप में बना के फिर उसकी व्याख्या करने लगते हैं, ये सही नहीं माना जाता है, क्योंकि आप फालतू के शब्द खर्च कर रहे हैं। क्योंकि आपको 600 शब्द मिले हैं, उसमें सारे डायमेंशंस आपको ओपन कर देने हैं, सारे डायमेंशंस ओपन कर देने हैं। आगे की क्लासों में आपको मैं धीरे धीरे, क्लासेस जो होंगी उसमें मैं आपको बताऊंगा। और एक अंतिम मुद्दा है कि कोट्स का क्या रोल है। कोट्स का मतलब होता है खरी बातें, है ना, खरी बातें। और खरी बातें किसको अच्छी नहीं लगती? जो कोट्स हैं, जिनको आप कोट्स कह रहे हैं, तो कोट्स मैं कहता हूं कि ये खरी बातें हैं, है ना। जो भी सार बातें हैं, सूक्ति वाक्य हैं, अनुभवजन्य बातें हैं, तो खरी बातें सबको अच्छी लगती हैं, है ना। ये अनुभव आधारित होती है, अनुभवजन्य है, ये सार होती है ना, कह सकते हैं आप ना। ये सूक्तियां होती हैं, ये उक्तियां होती हैं। और ये किस रूप में हो सकती हैं? ये पंक्ति हो सकती है, ये आपकी रचना हो सकती है, कोई जैसे कविता हो सकती है ना। आप कह सकते हैं कि शायरी हो सकती है। भाई जो पद्य है, पद्य क्या है? पोइट्री क्या है? पोइट्री बड़ी बड़ी बातों को कम शब्दों में, कम लाइनों में कह देने की एक विधा है। लंबी लंबी बातें एक पेज में जो लिखना है उसको 2 लाइन में लिख दिया। बहुत सारी आपको पता है। इंटर के बाद लोगों के दिमाग में जो सबसे ज्यादा चीजें आती हैं वो यही है, पोइट्री आने लगती है। सब लोग पोइट्री करने लगते हैं, टूटी फूटी सही लेकिन करने लगते हैं। उसी में कोई कोई बड़ा अच्छा करता है, और खास करके जब प्यार हो जाता है तब तो लोग बहुत बड़े कवि बन ही जाते हैं। तो पंक्ति है, रचना कोई भी है, कविता है, शायरी है, कहीं से कोई, मान लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कुछ कहा है, गांधी जी ने कुछ कहा है, अंबेडकर जी ने कुछ कहा है, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ कहा है,
तो इन सब की लाइनें आप लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। खूब अच्छे से लिखिए, उनको डबल इन्वर्टेड कामा में लिखिए। डबल इन्वर्टेड कामा में तब लिखिए जब आपको बिल्कुल सटीक वो लाइन याद हो, नहीं तो सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखिए अगर आपको केवल भाव पता है कि नहीं है? उत्तिष्ठत जागृत प्रापरान्यबोधक, उत्तिष्ठत जागृत प्राप वरान्यबोधक। तो ये किसने कहा था? ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। कहीं बात आ रही है कलाम साहब की, सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। बिल्कुल सटीक याद है तो डबल इन्वर्टेड कामा में लिख दीजिए, सटीक नहीं याद है तो सिंगल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करिए। लिखिए, भरपूर मात्रा में लिखिए। आगे की क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि शुरुआत भी आप इससे कर सकते हैं। आज मैंने आपको यह नहीं बताया कि निबंध लिखना कैसे शुरू करें, आज मैंने आपको बताया है कि निबंध को सोचना कैसे शुरू करें, निबंध कैसे सोचे, कैसे लिखना शुरू करें। अब बात आती है कि ये सब विचार आएंगे कहां से, क्या पढ़े इसके लिए। शुरू में मैंने नहीं लिखा था इसको कि ये भी एक मुद्दा है, लेकिन यहां पे मैं लिख रहा हूं कि क्या पढ़े कि अच्छे विचार आए। सब लोग यही जानते हैं, आप संपादकीय पढ़ें, आप योजना मैगजीन के लेख पढ़ें, आप कुरुक्षेत्र मैगजीन के लेख पढ़ें, कुछ एक विज्ञान प्रगति के लेख भी इंपॉर्टेंट है, खास करके जब बात आती है साइंस टेक की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात आती है, यहाँ के लेख मिल जाते हैं। एग्रीकल्चर की बात आती है, यहां से लेख मिल जाते हैं। योजनाओं की बात आती है, यहां से लेख मिल जाते हैं। आप डिबेट देखें, है ना। अब आप लोकसभा राज्यसभा टीवी पहले हुआ करता था, अब इसको संसद टीवी कहते हैं, इसके डिबेट देख सकते हैं। प्राइवेट चैनल के डिबेट मत देखिएगा, जूतों से मार होती है, कुर्सियां लड़ाई जाती हैं, वो उतनी फायदेमंद आपके लिए नहीं है, लेकिन इनको करिए। कहीं पर भी कोई लेख आप पढ़ रहे हैं, आप अच्छी किताबें पढ़िए, तो वहां से आप ये निकालने की कोशिश करिए कि आपके काम का क्या हो सकता है। कुछ कटिंग्स रख लीजिए, आजकल तो मोबाइल फोन का जमाना है। मोबाइल फोन, मान लीजिए मोबाइल फोन पे निबंध आपको लिखना है कि मोबाइल फोन और वर्तमान युग या वर्तमान समाज और स्मार्टफोन, इस पर आप लिख के मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। एक ग्रुप का लिंक मैं यहां पर दे रहा हूं, जो लोग निबंध लिख के दिखाना चाहते हैं, प्रॉपर चेक भले ना हो लेकिन आपस में डिस्कशन करना चाहते हैं, इसी बहाने तैयारी करना चाहते हैं, तो इस ग्रुप में वो ज्वाइन करके अपना निबंध भेज सकते हैं। ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और उसमें बहुत और सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो अच्छी किताबें आप जब पढ़ रहे हैं तो अच्छी किताबें कौन सी? अच्छी किताबें कई तरीके की हो सकती, अपनी उपयोगी बातें यहां से निकालें। पूरी किताब तो आप नहीं, उपयोगी बातें यहां से आपको निकालनी पड़ेंगी हर जगह से। संपादकीय जो लिखा जाता है वो निबंध के लिए नहीं लिखा जाता है, लेकिन संपादकीय में पक्ष विपक्ष पे चर्चा की जाती है, तो आप पक्ष विपक्ष का मुद्दा वहां से ले लें। कोई भी आर्टिकल यहां पर लिखा जाता है तो शोध का विषय होता है, तो आप शोध के विषय में से अपनी काम की बातें निकाल लें। मंगलयान पर है ना, गगनयान पर है, हरित क्रांति पर है, कुछ भी महिला सशक्तिकरण पे है, कुछ भी आपसे पूछा जा रहा है तो आप अपने काम की बातें निरंतर निकालते रहें। और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि इन चीजों से बाहर आप अपनी एक नोटबुक रखें और उस नोटबुक में डेली का डेली सिलेबस आपके पास है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा, 3 टॉपिक में आपका सिलेबस 3 सेक्शन में बटा हुआ है और हर सेक्शन 3 टॉपिक में, तो 3 निबंध आपको लिखने हैं 9 में से। किन्हीं किन्हीं परीक्षाओं में कम भी लिखने होते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर जो ऐसे कहीं 2 लिखने हैं, कहीं 3 लिखने हैं, कहीं 1 लिखने। तो जो भी आपके टॉपिक है उनसे संबंधित जो लेख है उनका सार, उनका जिस्ट आप बनाइए और जिस्ट बना के इसको रख मत दीजिए, इस पर आप चर्चा करिए, इस पर आप खुद बैठ के 2 लोग 4 लोग बैठ के डिबेट करिए। आपस में 2 लोग बैठे हैं तो कह दिया कि ठीक है आज हमने ये मुद्दा रखा है। जैसे मैंने आपको दिया कि वर्तमान समाज और स्मार्टफोन, बहुत सामान्य सा टॉपिक है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सब इस पे अपने अपने विचार रख सकते हैं। तो आप लिखिए, इसको ग्रुप में भेजिए। ग्रुप नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां भेजिए और भेज के आप देखिए आपस में कैसे कैसे लोग लिखते हैं। 100 निबंध आएंगे तो 100 तरीके के आएंगे, आपको लगेगा अरे ऐसा भी लिखा जाता है, और सबको मार्क्स मिलते हैं, ये मान के चलिए। तो
ये पढ़ें, इस तरीके से पढ़ें और बहुत घबराए ना। ये सामान्य सा प्रोसेस है, जैसा आप कर सकते हैं। न इसमें भाषा की कोई दिक्कत है, विचार आपके पास खूब हैं, बस उनको क्रमबद्ध करने की, सुनियोजित करने की, उनको व्यवस्थित तरीके से लिखने की, कम शब्दों में लिखने की जरूरत है। अगर आपका निबंध 600 शब्द का दिया गया, 500 में अपनी बात रख देंगे तब भी मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन आप 1000 लिख डाल रहे हैं, अपनी बात कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। तो ये आपकी कुछ समस्याएं थी और कुछ और हमने आगे बढ़ाई और उन समस्याओं पर उत्तर देने की कोशिश की है। ये आपको कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़ के भी आप निबंध की तैयारी कर सकते हैं। आप इन दिए गए नंबर्स पे ज्वाइन एसए या ज्वाइन आरओ मेंस बैच लिख के भेज सकते हैं। वहां पर आपको निबंध के बारे में पूरा गाइडलाइन दे दिया जाएगा, पूरा गाइडेंस दे दिया जाएगा। अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे, लिख लेंगे। बहुत सारे निबंध हम लोग करा देंगे आगे और उन निबंध के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। आपको निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा में लिखना आ जाएगा। थैंक यू सो मच।